अस्सलाम वालेकुम। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान हर साल हम जब मनाते हैं तो साथ उन शोहदा की कुर्बानियों को भी याद रखते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत होता है। इस दफ़ा 6 सितंबर से पहले एक नौजवान 23 साला बच्चा पाकिस्तानी फ़ौज का लेफ्टिनेंट, उसकी शहादत की खबर सामने आई और ये वो है नौजवान जिसके वालिद ने भी पाकिस्तान के लिए शहादत का रुतबा पाया। आज फ़िज़ाइया वाले यौम शोहदा मना रहे हैं तो यहाँ पर एक हम सब का फ़र्ज़ लागू हो जाता है और वो फ़र्ज़ ये है कि पाकिस्तान की बका, सलामती, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अंदर बसने वालों की सलामती, उनकी ज़िंदगियों की बेहतरी और सलामती की खातिर आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान का जो आइन, पाकिस्तान का कानून उनको जो हकूक़ देता है उसके लिए बार बार सवाल उठाया जाए कि पाकिस्तान का शहरी होने के नाते स्टेट ने उनको जो तहफ़्फ़ुज़ देना है उसको यकीनी बनाया जाए। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई ज़्यादती की है किसी के साथ, उसके सद्दे बाप के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसमें भी अपना रोल अदा करें। तो इसी प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर पॉलिटिकल टॉक शो होते हुए भी हट के उन इंसानी मसलों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं जहाँ नज़र आता है कि एक शख्स की जो इंडिविजुअल सिटीज़न होने के नाते उसके जो राइट्स हैं उनको पामाल किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई या उसकी फ़ैमिली जो है वो इंसाफ की तलबगार है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी हमारे सामने दो ऐसी ख़बरें हैं। एक ख़बर तो इस्लामाबाद के अंदर से साजिद गोंदल के अगवा की है जो SCCP से मुंसलिक थे, उससे पहले जर्नलिस्ट थे, मुख्तलिफ अखबारात के साथ उनका कैरियर रहा। और दूसरी एक बच्ची की है, ज़ैनब का वाक़या तो हम सबको याद है, बिल्कुल ज़ैनब की तरह का ही एक दूसरा वाक़या कराची में हमारे सामने आ गया। तो आज प्रोग्राम में इन दोनों को टच करेंगे और अपने मेहमानों से इस पर भी बात करेंगे और दीगर सियासी अमूर के ऊपर तो इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे सजीला जो अहलिया हैं साजिद गोंदल। सजीला बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये फरमाइएगा कि जुमेरात की शाम को शायद ये वाक़या पेश आया, कुछ अपनी लफ्ज़ों से बयान कर दें, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें भी समझ आ जाए और देखने वालों को भी पता चल जाए। जुमेरात की शाम 7:30 बजे मेरे हस्बैंड घर से खाना खाकर डेयरी फार्म तक गए। डेयरी फार्म से उन्होंने घर आना था क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस से ही वो लेट आ रहे थे। रूटीन में हर चीज़ चल पड़ी, कोविड की वजह से जल्दी पहले आ जाते थे, फिर अब कोविड के बाद हर चीज़ रूटीन में है, तो 7:30 साढ़े 8 बजे तक आ रहे थे। जुमेरात को वो फार्म पे गए, फार्म से वो मार्केट गए, मार्केट से एक दो चीज़ें उन्होंने ली, दोबारा फार्म पे छोड़ी। जब फार्म पे वापस चीज़ें छोड़कर वो वापस घर के लिए निकले तो उन्हें स्ट्रीट नंबर 23 में कोई गाड़ियां थी, इसी तरह से लोगों ने देखा है, उनके गवाह हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने उन्हें गाड़ी से निकाला, दूसरी गाड़ी में फेंका और बाहर जो मेन रोड को सड़क जाती है वहां से लेकर उनको चले गए। 9 बजे से वो लोग आज दिन तक अभी तक फरार हैं। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने ये काम किया है, हमें अभी तक कुछ इस बारे में कोई नॉलेज नहीं आ रहा। अच्छा सजीला बीबी, एक ख़बर मैंने पढ़ी जिसके अंदर ये था कि इस वाक़े से एक दो रोज़ पहले कुछ लोग उनका पता करने घर आए थे और साजिद गोंदल उसके बाद से परेशान थे, ये बात सही है? जी, एक दिन पहले वेडनेसडे नाइट को ऐसा हुआ था कि एक लेडी थी जिनके पास फाइल थी और एक मेल था। बाइक पे वो लोग आए, उन्होंने बेल दी मेरे घर की, तो मैंने बेटी से कहा जाओ चिड़िया, बाबा आ गया, दरवाजा खोल दो। चिड़िया जब गई है टेरेस में तो उन्होंने कहा बाबा को नीचे भेज दो। तो उसने बच्ची थी, उसने कह दिया, उसने पूछा नहीं कि आप कौन है, तो वो लोग, चिड़िया ने कह दिया कि बाबा फार्म पे गए हैं। वो लोग सीधा बाइक पे बैठे, विदन मैं इतने में देखने के लिए भी जा रही थी लेकिन वो यहाँ से निकल गए थे। क्या आपको पता है कि वो कौन लोग थे या क्या पूछ रहे थे साजिद से? सिर्फ उन्होंने कहा है कि बाबा को भेजो। उनको ये पहले से ही नॉलेज था कि साजिद ऊपर वाले पोर्शन में रहता है, ये वो पहले से ही जो लोग थे इन्वेस्टिगेट कर चुके हुए थे ये चीजें। साजिद ने आपसे तज़किरा किया कि उसे परेशानी है किसी बात से या कोई ऐसा इशू है, किसी लोगों से परेशान है? साजिद ऐसा उस लेवल का परेशान नहीं था कि उसको कोई थ्रेट आ रही हो। हाँ, अगर फोन के ऊपर किसी से कोई बात चल रही थी, 3 दिन से ऐसा सिर्फ हो रहा था कि पहले जब वो फोन पे बात करते थे तो ड्राइंग रूम में चक्कर लगा लेते थे या टेरेस में चक्कर लगा लेते थे, लेकिन उस 3 दिन से ऐसा हो रहा था कि वो फोन पे जब भी किसी से बात रात को करते थे 9 बजे के टाइम पे, तो वो छत पे चले जाते थे। तो मैंने यही समझा कि पता नहीं कोई न्यूज होगी, शायद इस वजह से ये परेशान है। लेकिन अगर आप देखें थ्रेड का कोई उन्हें फोन होता या किसी चीज का कोई डर होता तो डेफिनेटली वो मुझसे जरूर शेयर करते कि सजीला ऐसा हो गया है। तो वो जो 9 बजे छत पे जाके बात करते थे, आपको उन्होंने तज़किरा किया कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने किया तस्करा। ये लास्ट 3 डेज की बात है, मंगल बुध और सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात है और थर्सडे को ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद से आपको कोई इतला दी गई है, कोई पुलिस वालों ने आपसे रब्ता किया हो, हुकूमत की जानिब से रब्ता किया हो गया, कोई फैमिली को कांटेक्ट करके कोई इतला दी गई हो कि कहाँ है साजिद? हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। बाकी थाने से पुलिस वगैरह चक्कर तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे लगा रही है। FIR वगैरह वो लोग फ्राइडे वाले दिन 3:30 बजे से हमसे मेरे ख्याल से 7 से 9 टाइम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टिल उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आ रहा, उनकी कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही। मे बी वो कर रहे हो मीडिया लेवल पे कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, बिहाइंड द पिक्चर है ये सब, लेकिन हमारे तक कोई चीज नहीं पहुंची उनकी। क्योंकि हम देखें जो मैंने फर्स्ट डे उनसे एक चीज रिक्वायर की थी कि कैमराज लगे होंगे, सेफ सिटी कैमराज, आप उनसे ये चीज निकलवाएं, लेकिन कोई बंदा आगे नहीं आ रहा। हम पूरी फैमिली अपने बिहाफ से, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी नंदे, देवर, हम सब जा के उस पूरी सड़क का विजिट करके डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई बात पूछ रहे हैं। और हमने ये जो पिक्चर्स निकलवाई है ये हमने अपने बिहाफ पे निकाली है। किसी ने हमें इस मामले में कोई हेल्प आउट नहीं किया। आपने क्या चीज निकलवाई है? पिक्चर्स? जी, ये जो हम लोग पिक्चर सेंड कर रहे हैं ना सारों को, ये गाड़ी की पिक्चर और गाड़ी का जाना वहां पे, ये जो इसकी मूवी है, ये सब हम खुद निकलवा रहे हैं, क्लिप्स इनके। दुरुस्त है। आप प्राइम मिनिस्टर से और किसी से कुछ भी कहना चाहती हो, अपील करना चाहती हो, तो आप ऑन एयर हैं, कह सकती हैं। इंसानियत के नाते से मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दोबारा मैं यही अपील करूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ मेरे कर्व को महसूस करें। मेरे 4 मासूम बच्चे हैं, बाप घर का सरबराह होता है, वो बस सिर्फ ये चीज देख लें और इस चीज को इतने हिसास अदारे से, इतनी हिसास जगह से उसको उठाया गया। कम से कम इस केस को वो खुद अपनी नजर में लाकर इसका जल्द से जल्द कोई सदेबाब निकालें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह पाक आपकी इस मुश्किल को आसान करे और वो वापस आए। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं कभी साजिद गोंदल से ज़ाती तौर पर मुतारिफ उस तरह नहीं था कि मेरी उससे मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर हमें ऐसी CP के हवाले से कोई सवाल जवाब पूछना होता था तो बहुत प्रोफेशनली वो उसको रिस्पॉन्ड करता था। ये मैं ऑन एयर गारंटी और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ना उसमें नॉन प्रोफेशनलिज्म मुझे कभी नज़र आया, ना उसने हमें टाला, ना कभी झूठ बताया। तो जो सवाल पूछते थे प्रॉपर चैनल से, जो एक प्रोफेशनल को आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से वो रिस्पॉन्स हमें मिलता था। तो मेरी दुआएं आपकी फैमिली के साथ हैं। सजीला बीबी, कुछ और कहना चाह रही हैं आप? मैं ये इधर कोट करना चाह रही हूँ कि साजिद गोंदल को मैं हर जगह ये बात बता रही हूँ, सबको ये नॉलेज में, ताकि मेरी आवाज गवर्नमेंट तक जरूर जाए कि साजिद गोंदल को वो ये सोचें कि जाती दुश्मनी या जाती किसी बात से नहीं उठाया गया। अगर ऑफिशियली तौर पे ऑफिस की तरफ से कोई इशू ऐसा बना है तो वो प्लीज मेरी इस मामले में मेरी हेल्प करें, वो पता करें कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ। क्योंकि साजिद एक प्रोफेशनल जिम्मेदार सहाफी है, उसने सहाफत के दौर में भी बहुत ईमानदारी के साथ हर चीज को वो लेके चले और बहुत मिच्योर अपनी उस दौर में ये रहे, उनकी आपका मैं सजीला बीबी आपका शुक्रिया अदा करूंगा और इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। ये जुल्म है कि कैपिटल के अंदर से किसी को, ये फॉर्मर जर्नलिस्ट है, अभी SCCP से वाबस्ता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको उतनी आज़ादी के साथ काम करने का हक़ है जितना किसी को भी यहाँ हक़ है। उनके उतने ही हकूक़ हैं और उनकी फैमिली के जितने भी और के हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के। तो इसलिए इंश्योर करना सबकी ज़िम्मेदारी है और सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात ना दोहराए जाएँ। दूसरी फैमिली जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि 2 ख़बरें डिस्कस करूँगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा। उमर सादिक साहब हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सवाल जवाब करना, लेकिन बहरहाल ये उस बच्ची के बाप हैं जिसके मतलब ख़दशा है कि उसको ज़्यादती के बाद, बिल्कुल ज़ैनब वाला वाक़या है, कराची के अंदर एक प्लॉट के अंदर बाद में उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया। उमर सादिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब, कितनी बेटी की उम्र थी मरवा की? मरवा की ये कोई 4 साढ़े 4 साल की उम्र थी। और ये कब लापता हुई, किस दिन लापता हुई घर से? ये जुमे के दिन लापता हुई थी सुबह को। और फिर मिली, उसकी बॉडी कब मिली? फिर उसकी बॉडी जो है ना दूसरे दिन बाद मिल गई थी।
और कैसे पता चला? आप लोगों को खुद से पता चला या पुलिस वालों ने ढूंढने में मदद की आपकी? नहीं, पुलिस वाले ने तो कोई मदद हमारा नहीं किया था। पुलिस पे हमने एफआईआर कटवाया था और फिर दोबारा बुलाया गया, फिर एफआईआर कटवाया हमने। और फिर जो है ना, पुलिस ने बोला कि हम अपना नंबर दे दो, हम तुम्हारा मोहल्ले में आएंगे और तुम्हारा मोहल्ले का तफ्तीशात करेंगे, तुम्हारा घर का भी करेंगे कि ये किधर तुम्हारा घर है, कौन सा गली में रहते। लेकिन कोई तफ्तीशात नहीं हुआ हमारे बेटी की तरफ से। अभी तक कोई नहीं आया? पुलिस वाला भी नहीं आया अभी तक? नहीं, जब से जो उसका लाश मिल गया तब जो है ना पुलिस को हमने इत्तला किया कि भाई हमारा बेटी का लाश मिल गया है, तब जाके पुलिस वाला आ गया। उन्होंने किसी को पकड़ा है इस शुबे में कि किसने मारा, किसने ऐसा वाक़े में घिनौना वाक़या इसके अंदर कौन शामिल था, किसने ऐसी हरकत की? गिरफ्तार हुए हैं लोग कि नहीं हुए? बस एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, जो उस पे हमारा जो है ना पूरा शक है कि इस बंदे ने जो है ना ये हल्से किया हुआ है, हमारे बेटी के साथ ये जुल्म किया हुआ है। और बस आपको शक है उस शख्स पे जो गिरफ्तार है? आपको उसी शख्स पे शक है कि उसी ने ये घिनौना काम किया, जुल्म उसी ने किया? जी, इस तरह शक है हमारा उसके ऊपर कि वो जो है ना उधर जहाँ पर हमारे बेटी का लाश गिराया हुआ था उस जगह पे ये 2-3 दफ़ा आया हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना वो आदमी ने पूछा, उधर हमारे रिश्तेदार है, कि भाई आप इधर क्यों, किस लिए आ रहे हो? तो फिर उसने कहा कि हम कचरा गिराने के लिए आया था, कचरा गिरा रहा था। फिर वो कह रहा था कि आप इधर कचरा गिरा रहे, फिर बोलते कि इधर हमारा को बच्ची का लाश मिल गया, इधर बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। तो फिर उसने कहा कि भाई आप उधर कचरा गिरा रहे हो, इधर बच्ची का लाश का आपको कैसे पता चला कि इस जगह पे बच्ची का लाश पड़ा हुआ है? तो ये शख्स रहता आपके घर के करीब था? जी, ये हमारे घर के करीब रहता था। अभी तकरीबन 3-4 दिन हो गया जो उस मकान में शिफ्ट हुआ है रह रहे, और 1 हफ्ते से जो है ना गांव से आया हुआ है ये शख्स। और ये बेटी घर से निकली कहाँ जाने के लिए थी? 4 साल बहुत छोटी है, घर से बाहर खेलने निकली थी या किसी काम से निकली थी? ये सुबह 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे जैसे उठ गया तो माँ को बोला कि हमको पैसा दे दो, हम अपने लिए जो है ना दुकान से केक लेने के लिए जा रहे। तो माँ ने उसको पैसे दिया, केक के लिए गया वो दुकान पे। दुकान वाला कह रहे कि हमारा से जो है ना केक लिया और बच्ची जो है ना वापस घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन हमारा बच्ची जो है ना घर पे नहीं आया। फिर उसके बाद हमने वो ऐलान करवाया मस्जिद में और हर जगह पे ढूंढा, हमारा बच्ची हमारा को गली में नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि हमारा बच्ची कहीं बाहर गया हुआ है कि या कोई ले गया उसको। तो फिर जो है ना हम बहुत सारी जगहों को ढूंढा। फिर दोबारा हम एफआईआर कटवाने के लिए बुलाया, एफआईआर कटवाने के लिए गया, लेकिन हमारा बच्ची जो है ना उन लोगों ने एफआईआर कटवाया, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसे नहीं किया कि हमारा बच्ची जो है ना हमारा को ला के दे सकता। खुदा पाक आपको बहुत हौसला दे जी, इंशाल्लाह इसका भी इंसाफ होगा। ये नहीं होगा कि ये वाक़या छुप जाए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ उमर सादिक साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए। जो आज मेहमान हैं हमारे खबीब साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं और तलाल चौधरी हैं। मुर्तज़ा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। मैंने कराची पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर से दरख्वास्त की कि हमें ज्वाइन करें। वो शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम DNA टेस्ट की मदद से जो मुजरिम है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं ऑफिशियल पोजीशन अगर आप कुछ अपडेट कर सकें, और इस बच्ची के अहले खाना से किसी को हुकूमती सतह पर रब्ता करना चाहिए। दिलासा तो दे ही सकते हैं इंसान इस मुश्किल में किसी को। नदीम साहब, मैं समझता हूँ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है, दिल को हिला देने वाला वाक़या है, और मेरे पास सही अल्फाज तो नहीं है कि मैं कैसे अपने जज्बात आपको बयान कर सकूं। मैं आज शहर में नहीं था तो इसलिए मैं इनके वालिद साहब से नहीं मिल पाया, बट मैं कराची आ गया हूँ। इंशाल्लाह कल मैं इनके पास जाऊँगा। बट पुलिस के साथ मैं इन टच रहा इस मामले के हवाले से। जो मुझे कंसर्न SSP ने अपडेट दी है कि इनके वालिद साहब का शक एक बंदे के ऊपर है, और उस बंदे को और उसके साथ एक और शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उन दोनों बंदों के DNA सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए और उसको DNA मैच के लिए भेज दिया गया है। तो जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को हम शेयर कर लेंगे, फैमिली के साथ भी शेयर कर लेंगे, और अगर अप्रोप्रिएट हुआ तो मीडिया के साथ भी आएगा। बट मैं आपको एक बात यकीन दहानी कराता हूँ कि इस मामले को मैं खुद पर्सनली फॉलो अप करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि सिस्टम की नाकामी की वजह से जिन लोगों ने ये ज्यादती की है
वो बच ना पाए। इंशाल्लाह वी विल गेट होल्ड ऑफ देम और जस्टिस विल बी डन। फ़ारूक, पहले आपसे भी जानना चाहूँगा, ये ज़ैनब एक ज़ैनब नहीं है, बहुत सी ज़ैनब हैं। अगर अदादो शुमार पढ़ें तो हज़ारों वाक़यात हैं जो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में हो चुके हैं, हज़ारों, 100 भी नहीं, हज़ारों। तो हमें कुछ शर्म से, सर नदामत से झुका लेने चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ, बेटों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और ये सिर्फ ज़्यादती के वाक़यात नहीं है, अब ये रेप के बाद मर्डर के वाक़यात उससे भी ज़्यादा एक घिनौनी शक्ल इख्तियार कर गए। देखें, ये तो आपके इल्म में है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये हमेशा दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं, और आपके इल्म में है कि इसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो कानून साजी भी की है। नेशनल असम्बली से जो है वो ज़ैनब अलर्ट बिल भी जो है वो पास हो चुका है, इन प्लेस है। और यकीनन जो लोग इस किस्म की हरकत के अंदर शामिल हैं और जब वो गिरफ़्तार होंगे उसी कानून के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ आगे कार्रवाई भी होगी। और मैं समझता हूँ कि अब इसके ऊपर पूरी कौम की भी मैं समझता हूँ एक ही राय है, इनके साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। और ये हमारे माशरे का ऐसा सेगमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत है कि इनको नेम एंड शेम भी करें, और ना सिर्फ जो है वो सज़ाओं के साथ साथ इनका हमेशा के लिए माशरती बायकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कवानीन हैं जो आपको नज़र आते हैं, और वो शख्स जो इसके अंदर सज़ा हासिल होती, जिसको सज़ा मिलती है, वो बाद में अपने उसके बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिन राइट्स का उसके जो है वो सलब कर लिए जाते हैं। और जितने कवानीन हमारे इसके अंदर ज़ैनब अलर्ट बिल के अंदर हैं वो काफ़ी सख्त कवानीन हैं, और यकीनन उसके ऊपर अमल दरामद हो। और उसके फ़ारूक, ऐसे लोग जिनके ऊपर इस तरह के शुबात होते हैं उनकी बाकायदा प्रोफाइल डेवलप करने की ज़रूरत है। कॉलेज स्कूल के अंदर उस्ताद के ऊपर इल्ज़ाम लगता है हैरेसमेंट का, वो बच के निकल जाते हैं, बाद में किसी और वाक़े में मुलव्वस हो जाते हैं। मोहल्लों के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर शुबा होता है, वो ताकतवर लोग अगर हों तो वो बच के निकल जाते हैं। कोयटा के अंदर दिन दहाड़े उसने गाड़ी के नीचे बंदा पुलिस वाला मार दिया, वो सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके फिर है। प्रोफाइल डेवलप होनी चाहिए ऐसे लोगों की कि वो बच ना पाए। अदालत के अंदर मामला जाए, पुलिस वाले के सामने आए तो उसकी कंप्यूटर के अंदर ऐसे लोगों की पूरी प्रोफाइल लिखी हो। देखें, यकीनन जो लोग तो इस किस्म के रिकॉर्ड जिनका होता है उनकी प्रोफाइलिंग जो है वो पुलिस के पास मौजूद होती है, और अब काफ़ी हद तक जो है वो सिस्टम्स भी अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि ये हम सब का फ़र्ज़ है। जिस तरह आज आपने इस मामले को अपने टीवी शो के ऊपर लेकर आए हैं, और इससे पहले भी आप लेकर आते हैं इस किस्म के तमाम जो इश्यूज़ होते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें अब हमने आगे बढ़ना है इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से, और ये हम सब की जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यकीनन जो है जो इदारे हैं उन इदारों को भी आगे एक कदम बढ़ के इस पर काम करने की ज़रूरत है। और फिर मैं आपको कहूँगा कि यकीनन अल्टीमेटली बहुत सारे, आपने ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि लोग शायद ताकतवर लोगों का जो है वो सामना नहीं कर पाते। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो रियासत है उसको अब इसमें जो है वो सामने आने की ज़रूरत है, और इस किस्म की जो FIRs हैं वो स्टेट मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए, ताकि जो है वो इस किस्म के जो मामलात हैं ये मनकती अंजाम तक पहुँचें और इससे लोगों को जो है वो इबरत हासिल हो। तलाल साहब, आपसे भी इस पे मैं रद्दमल चाहूँगा। ये जो दूसरी खबर है, या ब्रेक ले लें, पहले ब्रेक से वापसी पे शुरू करते हैं साजिद वाला वाक़या, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है कि इसके ऊपर हमें सारों को मिल के आपको बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि एक जर्नलिस्ट अगर थ्रेटन हो, ये तो फॉर्मर जर्नलिस्ट है, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है कि जिसमें जर्नलिस्ट भी उठाए गए, तो वो जब थ्रेटन होगा तो आपकी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। आप सबके लिए ये एक मैसेज है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे यही बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। साजिद गोंदल का वाक़या, आपने माजी करीब में भी ऐसे वाक़या सुने होंगे। बहुत से जर्नलिस्ट उठा लिए जाते हैं, फोर्स डिसअपेरेंस हैं, जबरी गुमशुदगियाँ, और ये पाकिस्तानी रियासत में काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तानी कवानीन में ये काबिल कबूल नहीं है। ये ना दहशत गर्द हैं, ना कोई रियासत के ख़िलाफ़ काम करने वाले हैं। सवाल उठाना, किसी से पूछना, वो तो जुर्म नहीं किसी का बन सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोनों वाक़यात पे ही अपनी राय देना चाहता हूँ। और मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कभी किसी केस को टेस्ट केस बनाया ही नहीं है।
हम इतने कैजुअल हो गए इन मामलों में कि कभी कोई उठाया जाता है, कभी कोई उठाया जाता है, वो बेचारा कभी कोई वापस अगर आ जाए तो हम मामलात को भूल जाते हैं। यानी चंद दिन पहले मतीउल्लाह को उठाया गया तो जो आईजी ने रिपोर्ट इस्लामाबाद ने पेश की, उसने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब के बेंच को बताया कि मेरे से कोई अदारा तावन ही नहीं कर रहा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हो और एक इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट उठाया गया हो, अगर उसका कुछ नहीं बना तो इस गोंदल साहब का भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये चीज़ों को ठीक करना ही नहीं चाहते। मैं एज ए इंटीरियर में कुछ देर वक्त गुजरा है, इस्लामाबाद के कैमरे इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि उन्हें पता ना चले बिल्कुल कोई कि भी कहाँ गया है, उठाने बंदा कहाँ चला गया है। सो ये इसमें पॉलिटिकल विल की बात है, नीयत की बात है। और मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ, जब पॉलिटिकल विल नहीं होती तो फिर ये वाकयात बढ़ते हैं, कम नहीं होते। सो जो आपका लॉ है वो आप इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। अभी आप ये देखें, अभी आपने एक बच्ची का जिक्र किया। सबसे पहले तो बात यह है कि आप अब हमने एक बड़ा सिस्टम लगाया, बड़ा अच्छा लाहौर का, उससे बम धमाकों से लेकर डकैतियों से लेकर स्ट्रीट क्राइम तक एक एक चीज पकड़ी गई। आपको याद होगा ज़ैनब वाले मामले में इतना ज्यादा लोगों के खर्च किया गया, डीएनए करवाए गए और आखिरकार उसको पकड़ा। क्यों पकड़ा गया वो? क्योंकि पंजाब के पास फोरेंसिक लैब थी। अगर आपके पास फोरेंसिक लैब्स ही नहीं आपके सूबों में, अगर आपके पास जदीद सहूलतें वो क्या कहते हैं सेफ सिटी जैसी नहीं है, अगर आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर आप ये सारे चीज़ों में खुद, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की बदनीति नहीं, इन्वॉल्वमेंट की हद तक गवर्नमेंट पे शक किया जा सकता है। मुझे ये बताइए कि वो मतीउल्लाह का जो मामला था उस पर वजीर आजम ने नोटिस लिया, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया। मुझे बताएं कि आज के दिन तक क्या पता चला। अगर यही काम हमने करना है तो ये चलता रहेगा। सो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उसके बाद अदारों को इक्विप करना चाहिए और फिर उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर जो है मामला ठीक हो सकते हैं। मुर्तज़ा, ये कौन सी साइंस है कि जहाँ वाक़या होता है वहाँ का कैमरा यकीनन ये गारंटी के साथ होता है कि वो कैमरा काम नहीं करता, ताकि या ऐसी जगह पे होता है कि उस कॉर्नर के अंदर कैमरे का रुख ना हो ताकि नज़र ना आए कि किसने किया। वो अब फैमिली कह रही है कि हम खुद तस्वीरें इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये कोई साइंस है पाकिस्तान में? जितने वाक़यात उठा लें आप पिछले 3-4 सालों के, आपको सब वाक़यात में पता चलेगा कि उस दिन लाइट ऑफ थी, कैमरा ख़राब था, कैमरे का रुख दूसरी तरफ था। ये कोई नई साइंस है इसके अंदर? नदीम साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है और ये हकीकत पर मबनी है कि आए दिन जब हम देखते हैं कि कोई इस तरह का वाक़या होता है तो या तो कैमरा चल नहीं रहा होता या उस जगह पर वाक़या होता है जहाँ पर कैमरा मौजूद नहीं होता या कैमरे का रुख उस तरफ नहीं होता। ये हमारे सिस्टम की खामियां हैं और मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमें बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग करें, ये करें या बयानबाजी हो, मैं समझता हूँ ये एक शर्मिंदगी की सिचुएशन है हम सब लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ इस वाक़े से, जैसे आपको याद होगा जब ज़ैनब का वाक़या हुआ था तो पूरी कौम शर्मसार थी, पूरी कौम इकट्ठी हुई, खड़ी हो गई, लेकिन आखिर में हम उस वाक़े से सीख नहीं पाए। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ हमें चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, चीज़ों को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत थी, उस तरीके से हमने चीज़ों को रिफ़ॉर्म नहीं किया। आपने भी अपने ब्रेक से पहले आपने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की थी जिसको मैं समझता हूँ कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, जो कि क्रिमिनल डेटाबेस है। और मैं ये आपके पॉइंट से इसलिए थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ कि सिंध में हमने तमाम जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं उनको डिजिटाइज कर लिया है। तो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल रिकॉर्ड है कि कितनी एफआईआर्स हैं और उनको हमने नादरा की डेटाबेस से कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, ये जो लोग बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादती करते हैं, जो लोग रेपिस्ट हैं या इस तरह के समाजी घिनौने कामों में इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ इसके ऊपर उनके जो नादरा के रिकॉर्ड है उसके अंदर फौरी तौर पर आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है और ये चीज़ तौर पर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इस जगह पर तमाम पॉलिटिकल आप बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, आप सिंध हुकूमत से इस काम का आगाज़ करें। मैं बिल्कुल ये पाकिस्तान के बच्चों का, आपकी और मेरी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ इसके अंदर है। जिसके ऊपर इस तरह के चार्जेस आते हैं, वो कोई उस्ताद है उसके ऊपर आते हैं, वो कोई और क्रिमिनल है, कोई वो नशई टाइप बंदा है, उसकी बाकायदा प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। वो बच नहीं पाया। आप कुछ पे कुछ कह रहे हैं तलाल? मैं आपकी बात से
आपने जो कहा कि एक प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, हमारे टाइम पे हमने एक नादरा ने एक पूरा पेपर बनाया था कि डीएनए जो हैं उसका भी एक पूरा एक बैंक होना चाहिए जिसमें ऐसे लोग जो कि इस तरह के वाकयात में हैं उनको पूरा डाटा वो आपके CNIC के साथ पूरा अवेलेबल हो। और ये इतनी, इसके अलावा चंद और इकदाम भी हमने बताए थे। मैंने आपसे कहा कि जब तक हम इसको बिल्कुल लेटेस्ट वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं करें हम ये पूरे नहीं। और सेकंड बात इम्प्लीमेंटेशन की है। मुझे ये बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना जी, कई प्रोसिक्यूशन कमजोर है, कई कोई और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी असल में इसमें ब्लेम गेम का सवाल नहीं है तलाल। असल में इसमें तो मसला यह है कि आप, मैं, फरूक, मुर्तजा, हम सारे एक ही जुबान बोलें और पुश करें, जो मुतलका महकमे भी हैं उनको पुश करें, फोर्स करें उन्हें टू डू समथिंग एंड डिलीवर। लाजमी आप सारों को अपना अपना हिस्सा उसमें डालना। फ़ारूक आपकी तरफ आऊँगा। हमारे पास नादरा वाले स्मार्ट कार्ड्स इशू करते हैं। ये दोनों इश्यूज़ को मैं बारी बारी मिलाता जाता हूँ, साजिद का भी और इसका भी। ये जो जहाँ पर चार्ज आ जाता है किसी शख्स के ऊपर, हैरेसमेंट का आ जाता है, या वो कन्विक्टेड है या वो सस्पेक्ट है, तो बाकायदा स्मार्ट कार्ड के ज़रिए आपका जो कार्ड की चिप है, आप सबके पास स्मार्ट कार्ड दस्तियाब हैं, वो पूरी उसकी प्रोफाइल चलता फिरता वो एक कंप्यूटर होगा, जहाँ जाएंगे तो पुलिस के पास उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। ये जो लाहौर में स्कूल, बड़ा प्राइवेट एक महंगा स्कूल है, जहाँ एक उस्ताद के ऊपर ये इल्ज़ाम आए, और वो पहली दफ़ा भी इल्ज़ाम नहीं आया, उससे पहले भी उस पर इल्ज़ाम लगे, उसकी प्रोफाइल होती तो शायद वो स्कूल उसको जॉब ही ना देता, बच जाती हैं वो बच्चियाँ उससे। देखें, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें मिल के आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो काम हुआ भी है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर भी जो है वो पुलिस के पास जो है वो जो कंप्यूटराइज जो है वो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड सिस्टम है। जो भी FIR दर्ज होती है उसको आप बैठ के एक सेंट्रलाइज डेटाबेस से भी उसको देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो अपने इदारों के अंदर किसी को नौकरी देने से पहले, भर्ती करने से पहले उनकी प्रोफाइल जो है वो चेक भी करवाते हैं। मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए जो है उनको वेरीफाई भी किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए इसको कम्प्रीहेंसिव अब पॉलिसी के तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि अब हमें ये चीज़ लागू कर देनी चाहिए कि कोई भी शख्स हो उसका जो है वो रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक करना चाहिए, या वो इस किस्म की किसी हरकत के अंदर अगर इन्वॉल्व है तो उसका रिकॉर्ड भी जो है वो चेक होना चाहिए। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नादरा के इस डेटाबेस के साथ ये तमाम तर चीज़ें अटैच की जा सकती हैं। और हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और भी जो हुकूमती इदारे हैं, बहुत सारे अहम मामलात के अंदर जो है वो नादरा के साथ उनके सिस्टम्स जो हैं वो आपस में सिंक हैं, जो आपस में अटैच्ड हैं, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो हमारे पास नेशनल डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर लोगों के डिटेल्ड कवाइफ मौजूद हैं, पूरी फैमिली ट्रीज़ की तफसीलात वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस किस्म का मामला भी जो है वहाँ पर यकीनन उसके साथ अटैच किया जा सकता है, जिससे इस किस्म के वाक़यात की जो है वो रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। और फ़ारूक दूसरा भी बता दें, साजिद गोंदल के मामले को काबीना के अंदर जाना है, तो प्राइम मिनिस्टर, बाज़ लोग सोचते हैं कि हमारे इदारे का कोई ख़ास एक ऑब्जेक्टिव है, वो बंदे उठा के ले गए। मैं आपको ज़ाती तौर पर ये बता सकता हूँ, हमें जितनी दफ़ा इंटरेक्शन का मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर से या आर्मी चीफ से, मेरा नहीं ख्याल है कि उन दोनों की एज ए पर्सन कहीं करीब से भी इस तरह का रवैया मौजूद होगा कि इसको उठा के गायब कर दो। मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। लेकिन कहीं पे कोई इंडिविजुअल अगर इस सिस्टम को अब्यूज़ करता है, उसको रोकना बहरहाल प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ या और कोई इदारे का हेड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़ारूक, काबीना इसके ऊपर क्या पोजीशन लेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि यकीनन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो इस हवाले से जो साजिद गोंदल साहब हैं उसके ऊपर काम ज़रूर कर रही हैं और उनको तलाश किया जा रहा है। और उनको ढूंढने के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जो वसाइल बरोए कार लाए जा सकते हैं वो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन उनकी अभी वाइफ थी, उनकी जो परेशानी थी वो हमने भी देखी, आपने उसको नेशनल TV के ऊपर भी सामने लेकर आए। और कोई भी शख्स हो जिसके साथ ये वाक़या आएगा, उसके इसी किस्म के जो हैं वो जज्बात भी होंगे और इसी किस्म की उनकी हालत भी होगी। तो हमारी हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं और एज ए हुकूमत के नुमाइंदे के तौर के ऊपर भी मैं भी इसको फॉलो अप जो है वो करूँगा इस चीज़ को। और अगर आप किसी इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कभी तफसीलात जो हैं, डिटेल्स हमारे सामने आ लेने दें, उससे पहले जो है वो हमें किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं इस रियासत पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी के ऊपर कोई मामला है
तो उस मामले को जो है वो हमें सामने लेकर आना चाहिए और उस मामले को जो है वो कानून के मुताबिक देखना चाहिए। किसी को जो है वो गायब कर देने का तो मैं समझता हूँ कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं होना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप एड्रेस करना चाहेंगे इस सवाल को कि कराची सारा तबाह हुआ, डूबा। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि कराची को हम पहले से बेहतर तरीके से तामीर करना चाहते हैं, लेकिन बजट के पैसे कहाँ से आने हैं, कोई वाज़ेह जवाब नहीं है उसका। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है, मैं आपको एक तो एग्जांपल दूंगा कराची की। कराची जो है ना वो सिर्फ इकॉनमी पाकिस्तान की कराची से चलती है। सो कराची सिर्फ एज ए शहर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आबादी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इकोनॉमी से जो रिलेशनशिप है वो बहुत उस पर इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं दोबारा कहूँगा, देखिए जितने मर्जी आप प्लान्स अनाउंस कर से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले तो सियासी फोर्सेस को इकट्ठे होना चाहिए। मैं आज देख रहा था कि आज भी मुर्तज़ा वहाब साहब का बयान और एक कोई स्पोक्स पर्सन है इमरान खान के, वो कोई आज कल अनाउंस हुआ है, आज वो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए आज के दिन तक कराची को दिया क्या है मलिक साहब? अगर आप अपने किसी बच्चे को भी कहना कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है और एक धेला उसको देना, तो ये प्यार श्यार कोई नहीं है, ये सिर्फ आपकी अल्फाजी है। सो आपने दिया कराची को क्या है? देख अमन की बात आई, PMLN ने ये नहीं देखा कि हम अपनी हुकूमत बनाए, हमें वो प्रायोरिटी, हमने वो अमन, कराची में पीपल्स पार्टी भी थे, गवर्नर उस वक्त MQM के थे, PTI को साथ बिठाया, अल्लाह ने अमन किया। इन सब ने, हमने कहा इन सब का इसमें हिस्सा है। उसके बाद हमने वहाँ K4 शुरू किया, पानी का मंसूबा, आज के दिन तक उसमें कोई पैनी जो है वो आपकी PTI ने नहीं दी। उसके ग्रीन लाइन शुरू किया, वो नामुकम्मल पड़ा है। पाकिस्तान की पहली मोटरवे कराची और सिंध को हमने दी, उसका एक पोर्शन सिर्फ रह गया सक्कर से लेकर हैदराबाद तक, बाकी सारी बन गई है। उसके लिए एक पैसा नहीं इन्होंने रखा। देखिए ना, बातों से नहीं बनेगी। और ये जो पैकेज अनाउंस किया है, मुझे ये मलिक साहब बताइए कि आपका पूरा PSTP जो है, जो पूरे पाकिस्तान का PSTP है, वो तो 550 अरब का है सिर्फ, और आपने कराची के लिए अनाउंस कर दिए 1100। यार आप देखिए ना, ये अगर तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं तो फिर तो आपके सामने है। हकीकत में उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लोगों को लेकर साथ चलें। इसके बगैर आप नहीं काम कर सकेंगे। सिर्फ अपनी चुतराहट या अपना कंट्रोल रखने का ख्वाब जो है वो ना अपना। फरूक हबीब साहब, आप बताइए ये पैसे कहाँ से आएंगे? इंटेंशन जितनी भी नोबल हो, लेकिन उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रॉपर होना चाहिए। देखें बात जहाँ देखें बात यह है कि जहाँ तक रही बात कराची पैकेज, ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के हवाले से, देखें कराची मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो है वो दिल है और कराची को दरपेश जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं। और एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो प्लान चाक आउट किया गया है जिसमें वफाक ने अपना शेयर लिया है और सिंध ने अपना शेयर कंट्रीब्यूट करना है। यकीनन जिन पैसों के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ 125 अरब रुपया तो वो है जो कि मलिक रियाज का जो उनका बहरिया टाउन के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी कराची की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होना है। उसके अलावा जो हुकूमत है वो अपने वसाइल जो डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं वो बुरोकार लाते हुए इसको फंड करेंगे। और इसके अंदर भी ये जो मंसूबे हैं, इसमें शॉर्ट टर्म मंसूबे वो हैं जो इस साल में मुकम्मल होंगे। कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो दरमियानी मियाद के हैं 2 साल में, और 3 साल के अंदर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज इम्प्लीमेंट होगा, जिसके अंदर कराची के सीवरेज के मसाइल हैं, जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई है उनको हटाया जाना है। K4 का जो वो पूरा वफाक ने टेक ओवर कर लिया है। पहले सिंध का शेयर भी उसके अंदर शामिल था, अब वफाक पूरा उसको फंड करेगा, जिसके अंदर ये मेरे ख्याल में 45 अरब रुपया जो है वो उसके लिए रखा गया है। और इसके अंदर बहुत सारे हमारी जो डोनर एजेंसीज़ हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन बैंक्स के साथ बात करके जो है इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो अनाउंस किया गया है, जहाँ से इन फंड्स का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन जो कराची की ट्रांसफॉर्मेशन है, अब इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी क़ुव्वतें भी जो हैं कराची से मुतल्लिक जो हैं वो इसके ऊपर संजीदा हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ हमें ब्लेम गेम की तरफ अब नहीं जाना, अब हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अपना पार्ट और अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, ताकि कराची के लोग जो हैं वो मजीद सफर ना करें और कराची जो है वो दोबारा से एक बार फिर से ये 1100 बिलियन आप मुझे प्रिसाइजली इस मैच के बगैर कि 800 आपने देना है और 62% वो कहते हैं, असद उमर वो कह रहे हैं कि हमने देना है, प्रिसाइजली 1100 बिलियन कहाँ से आएगा? कौन सा पैसा ADB देगा, कौन सा वर्ल्ड बैंक देगा? 125 अरब आप दोनों कह रहे हैं कि वो बैरिया टाउन का सुप्रीम कोर्ट से हमने कहना है वो पैसे हमें दे दे, वो सिंध को मिलना है, वफाक को मिलना है, कहाँ से आएगा वो पैसा? कुछ बता ही दें हमें।
मैं नदीम साहब फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, वो फरूख साहब कर लेंगे। बट सिंध का जो शेयर आ रहा है तकरीबन 700-750 अरब रुपए का, वो तमाम, मैं भी आपकी स्क्रीन पर देख रहा था, कागज आप एक दिखा रहे थे जिसमें तमाम स्कीम्स का ब्रेकअप है कि ट्रांसपोर्ट में कौन सी है, वाटर में कौन सी है, सेवरेज में कौन सी है और रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी है। हर स्कीम के आगे उसका फंडिंग किस तरीके से होगी, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्या होगी, तमाम चीजें दर्ज है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। एक वो कंपोनेंट है जो कि सिंध गवर्नमेंट अपने बजट से अपनी एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अखराजात करेगी। दूसरी स्कीम्स वो हैं बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जो कि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से नेगोशिएशन हो चुकी हैं और तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरा ग्रुप इसके अंदर कंपोनेंट जो कि कराची को लिवेबल सिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एंगेज किया था वर्ल्ड बैंक के साथ, उनके साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हुई, तमाम चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं और फाइनलाइज होने के बाद उसकी भी फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। चौथा कंपोनेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट बताना चाहूंगा जो कि 28 अरब रुपए पर मबनी है, जो कि एक तरफ मलीर बंद जो कि रूरल साइड को विद द अर्बन साइड ऑफ कराची कनेक्ट करेगा और कराची की ट्रैफिक कंजेशन को और कराची में जो पोर्ट से मूवमेंट होती है उसको रिजॉल्व करेगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुख्तसरन ये हो गया कि ये 350 अरब वफाक देगा और 750 अरब आप देंगे, कुछ ऐसे? जी बिल्कुल, 362 टू बी एग्जैक्ट फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और तकरीबन 750 बिलियन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मलिक साहब एक बात करना, बिल्कुल ठीक है, जी जी कह लीजिए। जी मलिक साहब, गुजारिश ये है कि आप बड़ा समझते हैं इकोनॉमी को, आप एक ही चीज ऐसी होती है बजट के अंदर जिसको कहते हैं एनुअल डेवलपमेंट फंड, वो हमेशा उसी पे कट लगता है। अगर आपकी टैक्स कम इकट्ठा करें फिर भी उस पर कट लगेगा, अगर आप कह दें वो पैसे कहीं और लगा दिए क्योंकि फिर भी उस पर कट, तनख्वाहों पे कट नहीं लग सकता, आपके इंटरेस्ट और आपके लोन पेमेंट पे कट नहीं लग सकता। तो सो होता क्या है, यानी पिछले साल जो इन्होंने रखी थी, इन्होंने 60% ऑफ बजट जो है वो भी नहीं खर्चा, यानी अगर 100 रुपया रखा था तो वो बाद में साल के आखिर में 60 रुपीज तक भी नहीं रहे। तो अगर पीएसटीपी जो इस वक्त जो है वफाक की, अगर उसका साइज रख कर भी ये 60% खर्चते हैं तो ये पैसे जो ये फरमा रही है वफाक, ये तो अगले 10 साल में भी कराची को नहीं पहुंचेंगे। मैं थोड़ा नदीम साहब समझा दूं, सवाल पहले आप ही शुरू कर लें तलाल। एपीसी 20 सितंबर क्या मुतालबा सामने रखेंगे? मेरे ख्याल तलाल चौधरी साहब जो है ना समझ नहीं पाए। गुजारिश ये है जो है वो मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये जो एपीसी है इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, हम बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि ये असेंबली एक ऐसी टीम और ऐसी हुकूमत बनाने में नाकाम हो गई है जो कि इकोनॉमी को चला सके। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलेगी, जब उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकता, जब तक एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट और एक ऐसी टीम जो कि इकोनॉमी को काम कर सके, उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। सो ये बड़ा सिंपल सा एक काम है, असेंबली के होते हुए ना इकोनॉमी चलेगी और इस हुकूमत के होते हुए ये मुल्क नहीं चलेगा। हम इसका कोई रास्ता निकालना चाहते आईनी और कानूनी, और हम समझते हैं जितना लेट होगा उतना नुकसान पाकिस्तान का होगा। हमें तो सियासी फायदा हो रहा है रोज के बरोज, यानी जितनी पीटीआई तलाल साहब ये तो मुंतखब हुकूमत है, आपके पास आईनी कानूनी रास्ता तो कोई नहीं है, ये तो मुंतखब लोग हैं और उनके पास अक्सरियत है, जब तक कौमी असम्बली में उनका हक है कि वो हुकूमत करेंगे। देखिए ना मलिक साहब, ये आइन में ही लिखा है कि असेंबली तोड़ी जा सकती है और इसका एक रास्ता जो है वो हम निकाल लेंगे। अवामी प्रेशर से अर्ली इलेक्शन जो है वो दुनिया भर में होते हैं और हम कोई गैर आईनी रास्ते की बात ही नहीं कर रहे। जो हुकूमतें 4 वोटों से या एक वोट से खड़ी हैं तो मलिक साहब उसके गिरते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा और आईनी रास्ता होगा। और फारूक साहब से पूछते हैं, बहुत सारी चीजों को फारूक साहब अभी तो प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल में वाज़ेह अंदाज में बड़ी क्लियर कट मेजोरिटी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है। कुछ ऐसा अचंबा ना हो जाए कि रातों रात 10-15 बंदे लोटा ना बन जाए, अदरवाइज कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आता। पब्लिक मोबिलाइजेशन, क्या अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में लोग मोबिलाइज कर सकती है? देखें, अभी मुर्तज़ा ने एक बात की थी कराची में शेयर के हवाले से, जो मेरे पास प्रेस रिलीज पड़ी है, ये भी मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं। उसके मुताबिक तो मुझे तो ये पता है कि वफाक 750 अरब रुपया शेयर कर रहा है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कराची की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होने जा रही है।
उसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो और भी सामने आ जाएंगी। लेकिन जो भी आपने APC के हवाले से बात की, देखें जो अपोजिशन का मामला है, अपोजिशन तो खुद एक इस वक्त जो है वो एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है। इनके अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। आप देखें कि सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात के अंदर 60 लोग खड़े होकर कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। जब वोट निकलते हैं तो इनके अपने ही लोग जो सेनेटर्स हैं वो चेयरमैन सेनेट के हक में वोट डाल देते हैं। उसके बाद जिन्होंने वोट नहीं डाले, इनकी क़यादत के ख़िलाफ़, फैसले के ख़िलाफ़ गए हैं, उनका ना इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, ना इन्होंने उनका मुहासबा किया। तो वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी इनकी आपस में जो है वो बदएतमादी की। तो मैं समझता हूँ कि अवामी इशूज़ इनका इशूज़ नहीं है। जो इनके इशूज़ हैं वो देखें ना, जो फैटअप वाले इशू के ऊपर जो ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पर भारत चाहता है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाए, और अगर ये कानून पास नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर जो है वो NRO मांगते हैं, ब्लेटेंट NRO मांगते हैं, जिसके अंदर 35 शिकें आपके सामने आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका केस तो जो है उस वक्त खुल के सामने आ गया कि अवामी इश्यूज़ के ऊपर निकलना तो दूर की बात है, ये तो एक दूसरे के ऊपर इस बात में नाराज हो जाते हैं कि जनाब आपने क्या अपोजिशन पब्लिक मोबिलाइजेशन कर सकती है? स्ट्रीट एजिटेशन के लिए जरूरी होता है कि लोग आपके साथ बाहर निकलें। क्या अपोजिशन लोगों को सड़कों पे ला सकती है? पब्लिक के साथ देखें पहले तो अपोजिशन जो है वो अपोजिशन को मोबिलाइज कर लेना, पहला सवालिया निशान तो यहीं पे है। अभी तो जो है वो पहले आप वाली सूरत हाल चल रही है, और मैं समझता हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि जो है इनकी कोई APC का कोई नतीजा निकलेगा। वो APC सिर्फ ऑल पार्टीज करप्शन प्रोटेक्शन यूनिट बन चुका है, उसके अलावा जो है इनका कोई और मामला नहीं है। इनका मसला मुर्तजा से पूछते हैं, मुर्तजा पीपल्स पार्टी मेजबानी कर रही है इस APC की, आप क्या सोचते हैं, क्या एजेंडा होगा और कितनी मुनज़्ज़म तरीके से अपोजिशन लोगों को मोबिलाइज कर सकेगी? देखिए नदीम साहब, एक तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान जिस मौजूदा सूरत हाल से चलाया जा रहा है वो इतना बेफिटिंग तरीका नहीं है पाकिस्तान चलाने का। जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के एक आम आदमी को पिछले 2 साल में नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ ये हुकूमत नाकाम हुई है बुरी तरीके से। बट जहाँ हुकूमत नाकाम हुई है, एट द सेम टाइम मैं इस बात का भी एतराफ़ करूँगा कि अपोजिशन भी सही तरीके से शायद अपोजिशन करने में कामयाब नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि अपोजिशन को अपने रोल को और बेहतर तरीके से, मौसर अंदाज से करने की ज़रूरत है। और हैविंग सेड दैट, हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी एक कोशिश कर रही है, एक जेन्युइन ऑनेस्ट कोशिश कर रही है कि अपोजिशन पार्टीज को सही तरीके से मोबिलाइज किया जा सके, ताकि ये जो एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, नाकाम हुकूमत है, इससे छुटकारा दिलाया जा सके। आप तलाल साहब से पूछ रहे थे तरीक़ेकार क्या हो सकता है। देखिए, आएंगे असेंबली तोड़ने का तो मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल है, बिकॉज वो वज़ीर आज़म को एडवाइस देना होगी असेंबली तोड़ने की। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, इनकी अपनी मेजॉरिटी नहीं है, इनके इत्तेहादी मौजूद हैं और इत्तेहादी इनसे खुश नहीं है। इनके इत्तेहादी चाहे वो मैंगल साहब हो, चाहे PML पाक हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, ये तीनों इत्तेहादी इनसे नाला हैं, इनसे मायूस हैं। और मैं समझता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीक़ाकार है जो कि आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है, जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैं आपको एक बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन, आप नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे मुर्तजा? नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे? नो कॉन्फिडेंस तब मूव की जाएगी नदीम साहब जब नंबर्स के ऊपर हमें कंप्लीट एतबार है कि इनके इत्तेहादी आया इनके साथ आज भी खड़े कि नहीं खड़े। कुछ लोग तो इनके साथ नहीं और बड़ा ऑब्वियसली नजर आता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो बजट पे वोटिंग हुई थी, इन्होंने अपने मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यहाँ काटना। मुर्तजा, वहाब, तलाल चौधरी साहब और फारूक हबीब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।